पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो हम पहले भी इसका वीडियो बना चुके हैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके, यह आपका तीसरा पार्ट बन रहा है। तो जो वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो यहाँ पर क्या टॉपिक है, दूरी सूत्र का प्रयोग कर। दूरी सूत्र का प्रयोग कर त्रिभुज तथा चतुर्भुज के प्रकार को समझना। यानी हम यहाँ सीखने वाले हैं दूरी सूत्र का प्रयोग कर हम लोग चतुर्भुज और त्रिभुज के प्रकार को समझेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज के प्रकार पर आते हैं। तो आप देख रहे हैं त्रिभुज के प्रकार में होता है समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। ये 5 टाइप का त्रिभुज है और हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दूरी सूत्र का प्रयोग करके यह बताना है कि त्रिभुज कौन सा है। ठीक है, इसमें चतुर्भुज भी है, ये हम आगे क्लास में देखेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं त्रिभुज का टाइप्स और कैसे हम जानेंगे कि त्रिभुज यह है अथवा नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे हम पूरे क्वेश्चन को समझते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है क्या बिंदु 3,2 -2,3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं। आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो 3 बिंदु दिया गया है क्या यह त्रिभुज बनाते हैं। इसका जवाब आएगा या तो हाँ या तो नहीं। यदि हाँ तो बताएं कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाता है। यानी इस क्वेश्चन से हम जान पाएंगे कि ये 5 टाइप का जो त्रिभुज है वह हम कैसे पहचान पाएंगे। इस क्वेश्चन के अनुसार हम कोशिश करते हैं कि एक क्वेश्चन से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला आपका है कि यह बताना है कि त्रिभुज है कि नहीं, ठीक है। और दूसरा है अगर है हाँ में जवाब आता है तो यह किस प्रकार का त्रिभुज है। आपका समकोण त्रिभुज है या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज है या विषमबाहु त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज है। तो हम यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पिछले वीडियो में हम जान चुके हैं, उसका उपयोग करके हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हल लिखते हैं। इन तीनों को शीर्ष मान लेते हैं क्योंकि त्रिभुज तो अभी पता नहीं है, फिर भी हम एक को मान लेते हैं A 3,2, एक को मान लेते हैं B -2,3 और एक को मान लेते हैं C 2,3। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। आप पिछले वीडियो में डिस्टेंस फार्मूला के बारे में जानते हैं, दूरी सूत्र, इसे प्रूव भी किया गया है और उससे संबंधित आप चैप्टर भी बनाए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 शीर्ष है। आप जानते हैं कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है इस प्रकार से A B C, ठीक है। तो बारी बारी से हम भुजाओं की लंबाइयां मालूम करेंगे, ठीक है। तो अभी फिगर हम मिटा देते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी ज्ञात करेंगे। तो ए लिख देंगे, ए आपका 3,2 है और बी आपका है -2,3। इसे इंडिकेट कर देंगे x1 y1 से, इसे x2 और y2 से। दूरी सूत्र का फार्मूला होता है ए बी बराबर बीच की दूरी बराबर ए और बी की बीच की दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप सूत्र x1 - x2 भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, तो इसमें सबसे पहले आप बताइए x2 का वैल्यू कितना है। x2 का वैल्यू -2, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है। x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू 3 है, यहाँ 3 दे दिए, स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, y2 का वैल्यू 3 दिया हुआ है, माइनस यहाँ पर है y1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और इसका स्क्वायर तक स्क्वायर हमने दे दिया। अब यहाँ पर देखिए √-2 - 3 -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 2 माइनस होगा
तो 1 का स्क्वायर बचेगा। क्लियर? तो यहाँ पर क्या आ गया, अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 25 और 1 26। ठीक है? तो यहाँ हमने देखा, सही से रखना है, 3AB हम लोग निकाल लिए। आगे देखते हैं हम लोग, इस तरह से BC निकालेंगे। तो पहले B हम लोग लिख लेते हैं सुविधा के लिए। B कितना है, -2,3, और C कितना है, 2,3। तो यहाँ पर देखना है, ये आपका इस बार हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। ठीक है? तो यहाँ पर BC का हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो अंडर रूट उसी प्रकार से फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद अंडर रूट x2 का वैल्यू कितना है, 2 है, x1 का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पर माइनस दिया हुआ, x1 का वैल्यू -2 है, यहाँ पर +2 हो जाएगा, प्लस y2 का वैल्यू कितना है, 3 है, माइनस y1 का वैल्यू कितना है, तो 3। तो यहाँ हो गया 2 + 2 4, और प्लस यहाँ पर 0 का स्क्वायर, अर्थात इसका वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, इसका वर्गमूल 4। तो हमने निकाला AB, फिर BC, और एक आपका निकालना पड़ेगा AC। पहले AB, फिर BC, और उसके बाद AC। तो हम लोग AC आप यहाँ पर याद रखेंगे, AB का जो वैल्यू है वह 26 आया है रूट में। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, AB का वैल्यू आया हुआ है अंडर रूट 26, और BC का वैल्यू आया हुआ है 4। ठीक है? और यहाँ पर हम लोग एक टॉपिक और निकालते हैं। AC, तो A आपका दिया हुआ था 3,2, और C आपका दिया हुआ है 2,3। आप बैक करके वीडियो देख सकते हैं। A का वैल्यू 3,2 यहाँ देखिए, और C का वैल्यू 2,3। तो अब हम लोग ये x1, y1, x2, y2, अब जब भी बनाएंगे दो बिंदुओं का बीच का डिस्टेंस, तो ऐसे लिख देंगे, आपको आसानी होगा बनाने में। तो AC बराबर फार्मूला होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अंडर रूट x2 का वैल्यू 2 है, माइनस x1 का वैल्यू 3 है, और प्लस y2 का वैल्यू 3 है, माइनस y1 का वैल्यू 2 है। अंडर रूट 2 3 घटेगा तो -1 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 1 + 1 √2। इस तरह से तो हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये 3 बिंदु आया हुआ है, एक AB आया हुआ है, एक आपका आया हुआ है BC, और एक आया हुआ है AC। 3 बिंदु आ गए हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं AC का वैल्यू कितना आ गया है, AC = √2। और हमें पता करना है ये त्रिभुज है कि नहीं है। ठीक है, तो
आपका यहाँ सब आ गया है, ये लिखा हुआ है। इस तरह से 3 बिंदु का डिस्टेंस हम निकाल लिए। तो हम देख लेते हैं, AB का वैल्यू आ गया है √26 और BC का वैल्यू आ गया है 4 और AC का वैल्यू आ गया है √2 आ गया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले यह पता करना है यह त्रिभुज है कि नहीं। तो त्रिभुज है कि नहीं है यह पता करने के लिए एक रूल को ध्यान से देखिएगा। ये 3 वैल्यू है, एक √26 है, एक 4 है और एक √2 है। और इसमें पता करना है कि त्रिभुज है कि नहीं, क्योंकि जब सबसे पहले यह जानकारी लेना है कि त्रिभुज है कि नहीं है, तब तो हम बता पाएंगे कि कौन सा त्रिभुज है। 5 टाइप में से कौन सा, ये तो बाद की बात, ठीक है ना। सबसे पहले यह पता कर लेना कि वाकई में त्रिभुज है कि नहीं, क्योंकि अगर है तो हम इधर आएंगे, अगर ये त्रिभुज नहीं है तो हम 5 टाइप में क्यों आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पता करना है कि त्रिभुज है कि नहीं है। तो हम जानते हैं कि कैसे पता करेंगे त्रिभुज है। तो आप इस तीनों मान को देखिए, आप कहीं भी AB, BC और AC 3 वैल्यू निकालना पड़ेगा त्रिभुज में। इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा इसमें देखेंगे तो √26 आएगा। सबसे बड़ा कौन है, √26। अब यहाँ देखना है कि √26 का योग जो है 4 + √2 के जोड़ने से क्या आता है, नहीं आता है। इसलिए सबसे पहले यह त्रिभुज है। अगर जोड़ने के बाद दोनों इक्वल आ जाता, दोनों बराबर आ जाता, तो हम कहते हैं यह त्रिभुज नहीं है। तो सबसे पहले ये चेक करना है कि सबसे बड़ा कौन है। तो यहाँ तो पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर 26 है तो अगर 25 होता तो वर्गमूल 5 होता। तो 26 है, इसका मतलब 5 से कुछ ज़्यादा ही होगा। और यहाँ 4 है और यहाँ √2 है, इसका मतलब सबसे बड़ा ये है। तो 3 वैल्यू में से, 3 वैल्यू जो रहेगा, 3 वैल्यू में से 2 छोटा वैल्यू का योग अगर बड़े वैल्यू के बराबर आता है तो उसे हम बोलेंगे त्रिभुज नहीं है। लेकिन यहाँ बराबर नहीं आया है, क्योंकि यह 4 + √2 √26 के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए हम इसे कहेंगे यह त्रिभुज है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि अगर बाय द वे इसका मान होता 6, इसका मान होता 4 और इसका मान होता 2 और इसको हम जोड़ते तो क्या आता, 2 छोटा मान को जोड़ना है तो 4 और 2 कितना हो गया, 6। जोड़ने के बाद तीसरी जो सबसे बड़ा है उसके बराबर आ गया। बड़ा कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ये फिक्स नहीं है कि AB ही बड़ा होगा, हो सकता है BC बड़ा हो जाएगा, AC बड़ा हो जाएगा। वो आपको ढूंढना है कि बड़ा कौन है, उसे अलग कर देना है और जो छोटा 2 है उसे जोड़ के देखना है। अगर 2 छोटे जोड़ने के बाद अगर तीसरा जो बड़ा अलग किए थे उसके बराबर अगर आता है तो हम जानेंगे वो त्रिभुज नहीं है। और अगर बराबर नहीं आता है तो त्रिभुज है। तो यहाँ पर देखिए बराबर नहीं आया है, इसका मतलब त्रिभुज है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि अगर बराबर आता है तो हम लिखेंगे त्रिभुज नहीं है। क्या उसका और कोई जवाब हो सकता है? यस, उसका जवाब होता है यदि 2 छोटे मानों का योग तीसरे के बराबर आता है तो उसे कहते हैं संरेख। याद रखिएगा, संरेख, संरेखी, ठीक है। ये आपको आगे क्वेश्चन भी रहेगा कि दूरी सूत्र का प्रयोग कर जांच करें कि 3 बिंदुएं संरेख है। तो आपको इसी प्रकार से पहले AB निकालना पड़ेगा, फिर BC निकालना पड़ेगा और फिर AC निकालना पड़ेगा। उसके बाद उस तीनों वैल्यू में से सबसे बड़ा वैल्यू को देखना होगा कौन है, उसे अलग करना होगा और जो छोटा वैल्यू है उसको जोड़ेंगे। अगर जोड़ने के बाद जो अलग किए हैं बड़ा वैल्यू उसके बराबर अगर आ जाता है तो बिंदु संरेख है। मतलब संरेख का मतलब हुआ तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है। संरेख का मतलब हो गया तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है। ये हम आगे क्वेश्चन में जानेंगे भी, आप बना भी सकते हैं इस प्रकार से।
तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि यह त्रिभुज है कि नहीं है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जोड़ने के बाद तीसरे के बराबर नहीं आया, इसका मतलब यह संरेख नहीं है, मतलब तीनों बिंदु एक रेखा पर नहीं है, मतलब कहीं तीनों तीन स्थान पर है, मतलब यह त्रिभुज बना रहा है। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि त्रिभुज जब बना रहा है तो कौन सा त्रिभुज बना रहा है, तो इसकी जांच हम कैसे करेंगे। चलिए तो यहाँ हम देखते हैं। सबसे पहले ये तो हम देख लिए कि त्रिभुज है। अब जांच करते हैं कि कौन सा त्रिभुज है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 26 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर √2 है, ठीक है, ये तो आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर तीनों मान अलग अलग लग रहा है। इससे आपको समझ में आता होगा कि यह विषमबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि तीनों अलग अलग वैल्यू है। समद्विबाहु तो नहीं हो सकता है। समद्विबाहु मतलब समझते हैं कि दो भुजा बराबर रहेगा तब समद्विबाहु होगा। समबाहु के मतलब क्या आप समझते हैं कि जब समबाहु कब होगा, जब तीनों भुजा बराबर होगा तब समबाहु होगा। तो समबाहु आप इसको नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद है समद्विबाहु भी नहीं बोल सकते हैं। और यहाँ पर समकोण त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज भी नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पर आप अलग अलग है इसलिए विषमबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर 4, 3 और 5 किसी भी त्रिभुज का मान लीजिए इस प्रकार से हम दूरी सूत्र का प्रयोग कर निकालें और उसका वैल्यू 4, 3, 5 आ जाएगा, तो आप तुरंत बोल दिएगा तीनों अलग अलग है, इसका मतलब ये कौन त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, जो कि यह आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, यह विषमबाहु त्रिभुज नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है तीनों भुजा अलग अलग होने के बाद भी यह विषमबाहु त्रिभुज आप नहीं बोले, ऐसा कारण क्या है। तो आप जानते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये मान लेते हैं, इसके बाद में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखने में लग रहा है 4, 3, 5 तीनों अलग अलग है, और हम बोल रहे हैं कि त्रिभुज यह विषमबाहु त्रिभुज नहीं है, यह विषमबाहु त्रिभुज नहीं है। तो आखिर कैसे हम पता करेंगे तो कौन त्रिभुज है, ठीक है ना। इसे आप समबाहु भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि सब बराबर भी नहीं है, समद्विबाहु भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें दो भुजा बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो अब विषमबाहु भी हम नहीं बोल रहे हैं, तो कौन त्रिभुज होगा। तो इसके लिए एक रूल आता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। अगर आपको तीनों भुजा अलग अलग देखने में लगे तो जल्दीबाजी में आप उसे विषमबाहु त्रिभुज नाम न दे दें। सबसे पहले एक प्रमेय आता है जिसे नाम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इस पर इसको चेक करके देखिए क्या इस पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यह पाइथागोरस प्रमेय होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कर्ण, अब आप बताइए इसमें कर्ण कौन है, तो आपको पता होगा जो सबसे बड़ा होता है ना कर्ण होता है। इसमें सबसे बड़ा कौन है, 5 है। अब बच गया तब लंब कौन है, आधार कौन है। तो आप इसमें से किसी को भी लंब और किसी को भी आधार मान लीजिए कि कर्ण आपका अलग हो चुका है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 आ गया, और 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 25 अब बराबर 16, 9, 25, यानी कि इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ बराबर आ गया। जोड़ेंगे तो 25, 25 आ जाएगा, तो दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर आ गया। इसका मतलब है कि इसने पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट किया। तो जब पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट किया तो आप इस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहेंगे, न कि विषमबाहु त्रिभुज। याद रखेंगे, जब पाइथागोरस प्रमेय को कोई भी त्रिभुज अगर देखने में विषमबाहु भी लगे, अगर वह संतुष्ट कर जाता है तो वह त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज नहीं समकोण त्रिभुज होता है। इसलिए आप तीनों भुजा अलग अलग देख करके जल्दीबाजी न करेंगे। सबसे पहले टेस्ट कर लेंगे कि क्या ये जो तीनों अलग अलग भुजा आ रहा है, जो हमें देखने में विषमबाहु त्रिभुज लग रहा है, क्या पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है। तो आप इस फार्मूले पर रख के देखेंगे, अगर दोनों तरफ बराबर आ जाता है इसका मतलब है यह पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है। अगर बराबर नहीं आता है तो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट नहीं करेगा, और जब नहीं करेगा तो आप विषमबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। इसलिए जल्दीबाजी में आप इसका जवाब न देंगे। तो आखिर हमारा जो क्वेश्चन उस पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग तीनों अलग अलग देख रहे हैं, √26 है, 4 है, 2 है। अब यहाँ में देखना ये है कि ये तीनों अलग अलग है
जल्दीबाजी में इसे विषमबाहु त्रिभुज जवाब नहीं देंगे। सबसे पहले हम एक प्रमेय को चेक करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय को अगर यह संतुष्ट करता है तो ये विषमबाहु नहीं समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो उसे हम चेक करके देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, तो इसमें क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें आपको देखना है कि इसमें कर्ण कौन है। तो जो सबसे बड़ा है वो कर्ण है। तो आप देखिए तीनों में सबसे बड़ा कौन है। तो आपको अगर नहीं समझ में आता, यहाँ देखिए 26 है तो करीब करीब किसका वर्गमूल इसका निकलता है, 5 का 25 होता है, मतलब इससे ही बड़ा करीब करीब 26 है, 25 ही होता है, 5 आ जाता है आंसर। तो सबसे बड़ा ये है, तो √26 इज इक्वल टू लंब। लंब आपका दिया हुआ है, किसी को मान लीजिए क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो 4 का स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा √26 क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाएगा, मतलब स्क्वायर से रूट कट जाएगा। और 4 का 16 और √2 का 2। यहाँ पर देखिए 26 इज नॉट 18, यानी दोनों तरफ बराबर नहीं आया है। मतलब यह पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट नहीं किया है। इसलिए जो शीर्ष है ये किसका शीर्ष है, त्रिभुज का तो है। ये कौन त्रिभुज, तब यहाँ जवाब देंगे विषमबाहु त्रिभुज। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3, 2, -2, -3 और 2, 3 और 2, 3। आप इधर लिख लेंगे 2, 3 विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या है कह सकते हैं। तो ये इस प्रकार से आप लोगों को चेक करना था। आप इसमें 2 चीज सीख चुके हैं। एक संरेख भी आपको पता लगा लेंगे कि संरेख कैसे पता लगाना है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके। ठीक है, यहाँ पर क्या देखें कि त्रिभुज कौन सा होगा उसके बारे में हम लोग जानें। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि सबसे मेन होता है पाइथागोरस प्रमेय को चेक कर लेना है, उसके बाद ही चेक कर आप जान सकते हैं कि कौन सा त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज आप समझ गए हैं। समकोण त्रिभुज कब होगा, जब पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करेगा तो वह समकोण त्रिभुज होगा। और दूसरी बात है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप जो हिसाब जो सीखें उसमें आप क्या देखें, AB निकालते हैं, ठीक है, फिर BC निकालते हैं, ठीक है, और फिर निकालते हैं AC। 3 बिंदु निकालते हैं। आप AB निकालते हैं, BC निकालते हैं और AC निकालते हैं। आपके पास A, B और C 3 बिंदु दिया हुआ रहता है। पहले आप AB निकालते हैं, किसका प्रयोग करके, दूरी सूत्र का प्रयोग करके, फिर BC निकालते हैं और फिर AC निकालते हैं। 3 बिंदु निकालते हैं। तो आप जितना भी क्वेश्चन रहेगा कौन सा त्रिभुज है, वो हर क्वेश्चन में आपको AB, BC और AC निकालना होगा। जिस प्रकार से हम पहले AB लिख करके निकालते थे, जस्ट आप भी उसी दूरी सूत्र का प्रयोग करके पहले AB, BC और AC निकाल लीजिएगा। उसके बाद आप समझ गए हैं कि तीनों अगर अलग अलग भी देखने में लगे तो पहले हम ये चेक कर लेंगे कि वह पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है कि नहीं। अगर करता है तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा, अगर नहीं करता है तो हम इधर आएंगे विषमबाहु त्रिभुज में आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या देखना है कि आप जान चुके हैं कि जो भी त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन रहेगा 3 बिंदु रहेगा दिया हुआ रहेगा, उसमें आप AB, BC और AC निकालेंगे। इसके बाद का हम चर्चा करते हैं कि आप सबसे पहले समकोण त्रिभुज का पता कैसे लगाएंगे। तो ये आप जान चुके हैं, पहला आप जान चुके हैं कि जो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है वह समकोण त्रिभुज कहलाता। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जैसे कि एक है √2, एक है √2 और एक है 2। मान लीजिए कि आप निकालें AB का मान, BC का मान और यह AC का मान, विभिन्न प्रकार के मान निकालें। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 भुजा बराबर है और 1 भुजा अलग है। तो जब 2 भुजा बराबर है, 1 भुजा अलग है, तो आप विषमबाहु त्रिभुज तो नहीं बोल सकते हैं। विषमबाहु त्रिभुज तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि तीनों अलग अलग नहीं है, ये तो श्योर हो गए। अच्छा, दूसरी बात, इसे आप समद्विबाहु त्रिभुज बोल दीजिएगा। क्या बोल दीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। क्यों, क्योंकि इसमें 2 भुजा बराबर है।
दो भुजा बराबर है तो आप समद्विबाहु त्रिभुज बोल दीजिएगा, लेकिन यह बोलना आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन कि अब इस बार कैसे गलत हो जाएगा, क्योंकि दो भुजा बराबर है, एक भुजा आप सब जानते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम कह रहे हैं कि यह त्रिभुज समद्विबाहु नहीं होगा। तो फिर वही क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले हम यह टेस्ट कर लेंगे कि क्या यह पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखना है कि इसमें कर्ण कौन होगा, तो इसमें सबसे अच्छा जवाब है कि जो सबसे बड़ा होता है कर्ण होता है, सबसे बड़ा कौन होगा तो 2 होगा। ठीक है। उसके बाद लंब, लंब इसमें कौन होगा तो √2 को भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस √2, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर 2 और प्लस 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है और √2 का स्क्वायर 2 और √2 का स्क्वायर 2, यहाँ पर 4 = 4। देखिए यह देखने में लग रहा था समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि दो भुजा बराबर हो रहा था, एक अलग लग रहा था, लेकिन यह पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर गया, तो हम इसे समद्विबाहु त्रिभुज नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोलेंगे। हमेशा याद रखिएगा, आप जल्दी में आंसर मत दे दीजिएगा कि दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज कह देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप वहां भी देखें कि तीनों अलग अलग था, उसके बाद भी वह विषमबाहु त्रिभुज नहीं कहलाया। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये दोनों स्थिति में पहले आप पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करके चेक कर लीजिएगा कि अगर इसे दोनों इक्वल आ जाता है तो दो भुजा बराबर होने के बाद भी यह समद्विबाहु त्रिभुज नहीं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहलाएगा, क्योंकि दो भुजा बराबर है और पाइथागोरस प्रमेय को भी संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया। वीडियो को पूरा पहले देखिए, अभी नोट कीजिएगा, दोबारा जब वीडियो देखिएगा तभी से नोट कर ली, इस बात को नोट कर लीजिएगा कि वैसा त्रिभुज जो समद्विबाहु भी हो और पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट भी करे तो उसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, पहले डायरेक्ट पे सुन लीजिए, बाद में नोट कीजिएगा। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। तो इसके बारे में समझ गए, यानी कि जब आपको देखने में लगे भी समद्विबाहु त्रिभुज तो आप डायरेक्ट आंसर ना बोल दीजिए, सबसे पहले देख लीजिए इसका मतलब यह पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है, मतलब यह समकोण त्रिभुज है, और दो भुजा बराबर है, इसका मतलब यह समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी दोनों इसमें मिल रहा है। यह पाइथागोरस प्रमेय को भी संतुष्ट करता है और दो भुजा बराबर है, इसलिए इसका नाम पड़ा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो आप समकोण भी समझ गए, ये भी समझ गए, समद्विबाहु तो समझ गए। अगर यह संतुष्ट नहीं करता, मान लीजिए कि इसका जवाब हम क्या दिए, इस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, अगर यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट नहीं करता, मतलब दोनों तरफ मान बराबर नहीं आता, तो हम यहाँ पर जवाब क्या देते हैं, ये सिर्फ समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ तक आप समझ गए। विषमबाहु समबाहु, समबाहु तो सिंपल है, तीनों अगर बराबर आ गया तो समबाहु होगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहला आपका है AB इज नॉट BC इज नॉट AC। अगर तीनों बराबर नहीं हो, इतना ही से नहीं होगा, अगर आपका जो समकोण, सॉरी यहाँ पर विषमबाहु त्रिभुज की बात हम कर रहे हैं, विषमबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर A नंबर लिख देते हैं। ठीक है, AB इज नॉट BC इज नॉट AC, तीनों अलग अलग हो और पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट न करे तो होगा विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, तब होगा विषमबाहु त्रिभुज, याद रखेंगे। यानी तीनों अलग अलग रहेगा तो आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज है, पहले उसको देख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट न करें और तब जाके यह होगा विषमबाहु त्रिभुज। दूसरा हम टॉपिक देते हैं आप लोग को, अगर दो भुजा बराबर हो, यदि दो भुजा बराबर हो, बराबर यदि दो भुजा बराबर हो
और एक भुजा असमान हो तो देखिए यहां पर यदि दो भुजा बराबर हो और एक भुजा असमान हो तो यहां पर क्वेश्चन आएगा कि अगर दो भुजा बराबर है और एक भुजा असमान है तो आप कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। लेकिन यहाँ पर दो क्वेश्चन आता है, यहाँ पर एक नंबर आएगा हो तो और अगर पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करे, मतलब दो भुजा बराबर हो एक भुजा असमान हो और साथ में क्या हो, एक नंबर क्या है, पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करे। अगर संतुष्ट कर जाता तो इसे हम समद्विबाहु नहीं बोलेंगे, समद्विबाहु समकोण बोलेंगे। तो इसे क्या जवाब देंगे हम लोग, समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोलेंगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोलेंगे। तो यहां पर दूसरा आता है, यदि यह पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर गया तो इसका जवाब हमारा आएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आएगा। और यदि, यहां ध्यान देना है, यदि संतुष्ट न करे, याद रखिएगा, यदि संतुष्ट न करे तो आपका हो जाएगा सिर्फ समद्विबाहु त्रिभुज। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि यदि दो भुजा बराबर हो, क्लियर, और एक भुजा असमान हो, यहाँ तक तो ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर लेता है तो वह हो जाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। और अगर पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट नहीं करता है तो हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ तक आपका आ गया। चलिए आगे देखते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग क्या देखें, समकोण त्रिभुज भी समझ चुके, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज भी समझ चुके हैं, आप समद्विबाहु त्रिभुज भी समझ चुके हैं, विषमबाहु त्रिभुज भी समझ चुके हैं। बच गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज सिंपल है, अगर तीन भुजा निकालेंगे ए बी बराबर बी सी और बराबर ए सी, अगर तीनों इक्वल आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और समबाहु त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तीनों जब बराबर होगा तो वह केवल समबाहु त्रिभुज ही होगा। टेस्ट किस में करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है एक विषमबाहु त्रिभुज में टेस्ट कर, याद रखेंगे, विषमबाहु त्रिभुज आएगा तो तुरंत आप आंसर विषमबाहु मत बोल दीजिएगा, इसमें टेस्ट करना पड़ेगा आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय को। अब याद रखेंगे, अगर विषमबाहु तीनों भुजा देखने में अलग अलग लगे और विषमबाहु पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर जाता है तो उसका नाम विषमबाहु नहीं समकोण त्रिभुज आ जाएगा, यह ध्यान रखना है। और दूसरी बात यहाँ पर आपको ध्यान देना है, समद्विबाहु त्रिभुज पर जब समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर है देखने में लगे और तीसरा भुजा असमान लगे तो आप झटकी से मतलब जल्दी से उसको समद्विबाहु त्रिभुज जवाब ना दीजिएगा, सबसे पहले उसको देख लीजिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। अगर पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर जाता है तो उसका जवाब आप समद्विबाहु त्रिभुज नहीं बल्कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जवाब दे दीजिएगा। अगर संतुष्ट नहीं करता है तो आप यहाँ पर रह जाइएगा, समद्विबाहु त्रिभुज लिख दीजिएगा। ये आप समझ चुके हैं। अब स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आपका और दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। यहां आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु a,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। देखिए इसके पहले हम संरेखित देखे हैं, जो त्रिभुज नहीं रहेगा तो वह संरेखी होगा। और ये आपको याद होगा इसके जस्ट पहले क्वेश्चन में हम बताए हैं